नमस्कार। आप देख रहे हैं आपके साथ मेरी बात और मैं हूं प्रिय रंजन भारती। राज्यसभा चुनाव जो कई राज्यों में हो रहे हैं, वहां उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश समेत कई राज्यों में जिस तरह से वोटिंग हुई है, वोटिंग पैटर्न से ये साफ हो गया कि अगले चुनाव का एजेंडा, अगले चुनाव का नैरेटिव सेट हो गया है और इंडिया अलायंस चाहे जितना भी कर गुजर ले, उसको हार का ही सामना करना पड़ेगा। उसकी एक भी नहीं चलने वाली है। उत्तर प्रदेश में अगर 8वीं सीट भारतीय जनता पार्टी ने निकाल ली तो अखिलेश यादव के इंडिया अलायंस और उनकी सारी कवायद पर पानी फिर जाएगा। उनके नेतृत्व पर बड़ा सवाल खड़ा हो जाएगा। जिस तरह से क्रॉस वोटिंग के पैटर्न के संकेत मिले हैं, वो इस बात के लिए काफी है और हिमाचल प्रदेश का भी ट्रेंड लगभग वही दिखा रहा है। मैं बात कर रहा हूं इंडिया अलायंस ने जिस तरह से अभी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सीटों के तालमेल का दावा किया है, वो व्यावहारिक तौर पे सही सफल होता दिख तो रहा होगा, लेकिन क्या इससे जनता को कोई फर्क पड़ने वाला है? एक नैरेटिव जो चला जाता है जनता में, वो खत्म नहीं होता, उसके दूरगामी परिणाम होते हैं। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने ये बात अभी खुल के कही है कि मोदी ने राम मंदिर का नैरेटिव 3 साल पहले ही सेट कर दिया था और जब चुनाव आया है तब इंडिया अलायंस की बैठकें हुई, उसके बाद इसकी रचना की गई और अब तक सीटों के अलायंस की तस्वीर साफ नहीं हुई है। जब आग लगती है तो कुआं खोदने का कोई औचित्य नहीं रहता है। चुनाव जब सर पे है तब जनता में जो मैसेज चला जाता है उसको काटने की तैयारी में हम दलों को जोड़ तो सकते हैं, लेकिन जनता के बीच नैरेटिव सेट हो चुका है। और नैरेटिव इसलिए सेट हो चुका है कि उसके पहले से एक बड़ी पृष्ठभूमि बनी हुई थी। अगर प्रशांत किशोर की बातों को हम देखें, उस नजरिए पर जरा गौर करें तो पता चलेगा कि ये नैरेटिव सेट करने के लिए किसी भी नेता को काफी पहले से कवायद करनी पड़ती है या उस राजनीतिक समूह को काफी पहले जुटना पड़ता है। जैसे इंदिरा गांधी को अगर जनता पार्टी विभिन्न दलों के समूह से एक बड़ी चुनौती मिली और उन्हें हार का सामना करना पड़ा, तो यह महत्वपूर्ण नहीं है कि सारे दल इकट्ठा हुए थे उनके खिलाफ। महत्वपूर्ण यह है कि उसके पहले देश आंदोलित हुआ था, जेपी आंदोलन, और भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा आंदोलन हुआ जिसने जनता को झकझोर दिया था और पूरे देश में एक नैरेटिव सेट हो गया था कि इंदिरा गांधी को हटाना है, सत्ताच्युत करना है। और वो तभी संभव हो पाया सारे दलों के एकजुट होने के पहले। जो आंधी चली, जो आंदोलन हुआ, उसने इस तरह का माहौल बना दिया था, इस तरह की पृष्ठभूमि तैयार कर दी थी कि इन दलों के हाथों इंदिरा गांधी को अपनी सत्ता गंवानी पड़ गई थी। और इसी तरह के हालात तब हुए जब भ्रष्टाचार का मुद्दा वीपी सिंह के नेतृत्व में उभरा और वीपी सिंह सामने आए बोफर्स के मुद्दे पर। तब राजीव गांधी की सरकार को जाना पड़ा था और जब वो सरकार के खिलाफ एक नैरेटिव सेट हो गया, तब इन दलों ने समूहीकृत करके आपस में एकजुटता दिखाते हुए उस सरकार को तख्ता से हटा दिया था। यह संभव तभी हो पाया था जब जनता में एक तरह का नैरेटिव सेट हुआ। एक आंदोलन के पृष्ठभूमि से यह संदेश सबके बीच गया और जनता उससे आंदोलित हुई थी, तब ये कहानी रची गई। लेकिन क्या 2024 में यह नैरेटिव सेट हो रहा है?
इस बात का विश्लेषण आप खुद करिए। एक तरफ नरेंद्र मोदी खुद अपनी लोकप्रियता का ग्राफ लगातार बढ़ाते जा रहे हैं और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने के लिए चुनाव के कुछ महीनों पहले कवायद होती है और इसकी 4 बैठकें होती है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि इसमें 26 दल या 28 दल शामिल होते हैं और सब मोदी को हटाने की बात करते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि इतनी बैठकों और इतने समय गुजर जाने के बाद क्या एजेंडा तय हो पाया, क्या सीटों पर तालमेल की सहमति, उसकी तस्वीर साफ हो पाई। जब चुनाव सर पे है, चुनाव आयोग कमर कस चुका है और संभव है सप्ताह 2 सप्ताह के भीतर इसकी घोषणा हो जाए कि चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाए और तब आचार संहिता लग जाए, तब फिर हम सीटों पर सहमति बनता देखकर क्या संदेश जनता में देना पसंद करेंगे। जनता के बीच एक एजेंडा तय हो गया है। ये बात बड़ी सलीके से कही जा सकती है कि आज जो राम मंदिर का माहौल बना है देश भर में, जिस तरह से राममय माहौल बना हुआ है, उसके पृष्ठभूमि को अगर देखते हैं तो इसकी तैयारी भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद और नरेंद्र मोदी की सरकार ने 3-1 साल पहले ही शुरू कर दी थी। यही बात प्रशांत किशोर भी कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि इसकी तैयारी आज की गई कि 2024 की जनवरी में राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जाएगा और उसके साथ ही पूरे देश में राममय वातावरण तैयार किया जाएगा। ये एजेंडा तय कर लिया था नरेंद्र मोदी ने 3 साल पहले ही और उसी तरीके से सारी चीजें गतिमान हो रही थी। उसी तरीके से उसी ढर्रे पर राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ कि 2024 जनवरी में हम वाकई यहां प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन कर लेंगे और इसके जरिए ही देश भर में राममय वातावरण तैयार किया जाएगा और यह कर दिया गया। तो क्या यह समय और काल महत्वपूर्ण नहीं है जिसकी तैयारी नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार ने 3 साल पहले की थी? यह भी सवाल उठता है क्या कि 3 साल पहले मोदी को हटाने के पहले इन सारे दलों को अपना एजेंडा तय करने की नहीं सूझी थी? क्या उनके पास ये समय नहीं था? अगर तैयारी करनी थी तो 3-1 साल पहले वो इसकी रचना क्यों नहीं कर पाए, इस तरह की कवायद क्यों नहीं कर पाए? क्या उनके पास समय नहीं था? सवाल ये महत्वपूर्ण है। और इन 3 सालों के दौर में मोदी ने जो अपना एजेंडा, अपना नैरेटिव सेट कर दिया है, वो सबसे बड़ी बात है। और उसके आगे अब इंडी अलायंस चाहे जितनी भी सीटों पर तालमेल कर ले, जितनी भी बैठकें कर ले, जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। जनता के दिमाग में बातें सेट हो चुकी हैं कि प्रधानमंत्री किसे बनना है और प्रधानमंत्री कौन बेहतर हो सकता है। उस लिहाज से गौर करने वाली बात यह भी है कि इंडी अलायंस ने अभी तक माथापच्ची के बावजूद जो रवैया अपनाया, आज तक कोई ये एजेंडा नहीं सेट कर पाए कि चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जाएगा। मोदी हटाओ, सिर्फ इतना भर। तो क्या मोदी का विकल्प हम तैयार कर पाए? मोदी का विकल्प इंडी अलायंस में कौन होगा, ये हम चिन्हित कर पाए? ये नहीं कर पाया और इससे जनता में एक बड़ा स्पेस तैयार हो गया है। जनता में नैरेटिव सेट हो गया है कि इधर तो झगड़े हैं, लड़ाइयां हैं, उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बेहतर काम कर रहे हैं। 10 साल का कार्यकाल उनका जो उपलब्धियों भरा है उसके नगाड़े पीटे जा रहे हैं और यहाँ इंडी अलायंस तालमेल की तस्वीर पर ही उलझा हुआ है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव में जो नतीजे आ रहे हैं, जिस तरह से क्रॉस वोटिंग और दलों में उछल कूद का माहौल बना है,
वो भी इनकी नीतियों को, इनकी नीयत को और इनके परफॉर्मेंस को खराब करेगा और जनता में इनके खिलाफ नकारात्मक छवि और भी बढ़ती चली जाएगी। तो फिर मुकाबले जब चुनाव के होंगे, निश्चित रूप से नरेंद्र मोदी का ग्राफ, नरेंद्र मोदी की स्वीकार्यता सबसे आगे होगी और उस नैरेटिव के साथ ही चुनाव में उनके पक्ष मतदान होगा। तब तस्वीरें जो आने वाली हैं उसकी झलक, उसकी भनक अभी से मिलने लग गई है। आप भी गौर कीजिए, इन बातों को देखिए, ऐसा होता है या नहीं होता है। मेरा ये विश्लेषण आपको अगर सटीक लगता है तो आपसे निवेदन करूंगा हमारे वीडियोज पर अपनी प्रतिक्रियाएं दीजिए, लेकिन बने रहिए हमारे साथ, आपके साथ मेरी बात में, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल्स को, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि फिर हम संपूर्ण गति से और सारी ऊर्जा के साथ आपसे बने रह सके, आपसे अपने संवाद कायम कर सके। आज के अंक में इतना ही, फिर मिलते हैं, नमस्कार।